नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। 5 राज्यों में परिणाम सामने आए हैं, लेकिन ये परिणाम कुछ ऐसी चीजें सामने लेकर आए, कुछ ऐसे तथ्य सामने लेकर आए, जिन्होंने राजनीतिक दलों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इन परिणामों ने क्या भविष्य की नई राजनीति को लेकर कुछ नए मुद्दे छेड़ दिए हैं? क्या अब रणनीति बदलनी पड़ेगी राजनीतिक दलों को? मुद्दे अब स्थानीय चुनावों में भी राष्ट्रीय स्तर के क्यों हावी हो रहे हैं? और स्थानीय चेहरों के अलावा राष्ट्रीय स्तर के जो चेहरे हैं, वो ही क्यों हावी हो रखे हैं? क्या स्ट्रैटेजिक बदलाव करना पड़ेगा? क्या शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के बदले अब लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर ध्यान फोकस करना पड़ेगा? ये परिणाम बहुत कुछ लेकर सामने आ रहा है। जहां ऐसे इलाके जिनमें कई साल का सूखा खत्म हो गया, वहीं कई इलाके ऐसे भी रह गए जहां अभी तक सूखा खत्म नहीं हुआ। इंतजार है कि वहां पर किसी भी तरह से अपनी पार्टी को जीत दिलाई जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर बात करेंगे कि इन परिणामों ने भविष्य की नई राजनीति को क्या लाकर सामने खड़ा कर दिया, और नई रणनीति को लेकर भी अब सोचा जाना इन राजनीतिक दलों के लिए जरूरी हो गया है। इसी को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। उन सभी से आपका परिचय करवाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जयपुर से ओम सैनी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हिमाचल के धर्मशाला से हमारे साथ आदित्य कांत जी जुड़े हुए हैं, और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में प्रमोद वशिष्ठ जी। ओम जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखिए, जो परिणाम रहे हैं, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा फोकस में रहा। मेरे ख्याल से चर्चा भी उसी से करना शुरू करेंगे। कई दशकों तक वहां पर लेफ्ट का राज रहा, और उस लेफ्ट के राज को भी ये लग रहा था कि कभी उनका राज यहां पर खत्म नहीं होगा। लेकिन टीएमसी वहां पर आई, ममता बनर्जी ने उनके इस भ्रम को दूर किया, और अब 15 साल में टीएमसी का भी भ्रम दूर हो गया बीजेपी के जरिए। लेकिन कांग्रेस, खैर कांग्रेस की बात बाद में करेंगे, लेकिन बीजेपी का एक भ्रम अगर हम साउथ की तरफ देखें तो वहां भी टूटा है। क्या लगता है आपको, अब जो रणनीति, अब तक जो पारंपरिक रणनीति होती थी किसी भी चुनाव को जीतने के लिए, उसको बदलने का वक्त आ गया है? धन्यवाद डॉक्टर प्रभात। ऐसा कुछ नहीं है जिससे इतना ज्यादा आप फैसले करने की बात कर रहे हैं। भारत की राजनीति में राजनीतिक दलों का अपना महत्व है, उनके अपने अपने रुझान हैं, अपनी अपनी ताकत है, और उसके माध्यम से वो कहीं आगे बढ़ते रहे हैं, कहीं पीछे रहते रहे हैं, और लेकिन सब चलता रहा है। अभी ये जो 5 उपचुनाव हुए, इन पर तो बड़ा विवाद हुआ है, पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जानती है। आपके जो एसआईआर का सिलसिला था, आपके जो केंद्रीय संस्थाओं के जो रोल थे, और राजनीतिक दलों की जो नाराजगियां थी, उन सबको सब जान रहे हैं। सब पूछ रहे हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का क्या हाल है, क्योंकि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे तीसरी दुनिया के लोग बड़ी आंख लगा के देखते हैं। हम उनके लिए एक आदर्श रहे हैं, और वो हमें हमेशा हमें फॉलो करने की चेष्टा करते हैं। और इसलिए उनको लग रहा था कि ये सब इस देश में क्या हो रहा है, जहां से हमने जनतंत्र को सीखा है, और जनतंत्र को एक तरीके से आगे बढ़ाने का तो फैसला किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप 5 राज्यों की बात करते हैं तो सबसे पहले एसआईआर का सिलसिला आता है। एसआईआर में लाखों की तादाद में अगर वोटों को आप काट देते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं, वो भी हमें देखने को मिल रहा है। और उसके बाद में जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अपने आप में काफी सारी बातें हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, जिसको कि इसमें लाभ मिला है, कलकत्ता विशेष रूप से बंगाल में कहिएगा उसके लिए, या आसाम में कहिएगा, या वो जो एक और जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ उसको कहिएगा, वहां ठीक है। केरल केरल में नहीं, लाभ नहीं मिला ने लाभ जहाँ मिला वो बता रहा। वो उसमें उसका एक कारण रहा है। इस कारण को आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो साफ समझ में आएगा क्या हुआ है। कितने बंगाल में 27 लाख वोटों को आपने रद्द कर दिया एक तरीके से, और उनको उनका जो वोट देने का अधिकार था उसे छीन लिया। और उसके बाद में जिस तरीके से पोल हुआ है, वो पोल अपने आप में विवादास्पद है। जिस तरीके से वहां पर देश का सामाजिक ढांचा गड़बड़ाया है, जो हमारे यहाँ जिस संविधान से जिसकी गारंटी है कि हमारा हर नागरिक समान रूप से रेस्पेक्टेड है और उसको उसका अधिकार मिलेगा, और सारी उसकी बात है, वो उसमें भी गड़बड़ हुई। बहरहाल हुआ, लेकिन ये जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्गेनाइज पार्टी है, उसके जन संगठन मजबूत हैं, वो हर जगह ठीक से काम कर सकती है, और उससे अपेक्षा की जाती है कि वो कुछ इस तरीके से करे कि पूरा देश उसका अनुकरण करने की चेष्टा करे। द्वंद्व का सिलसिला नहीं बनता। मैंने संघ को भी देखा है, मैंने बीजेपी के उदय को भी देखा है। तो ये जो जिस तरह का दृश्य अभी देखने को मिल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का वो स्वरूप नहीं है जो सन 1980 में जिससे अपेक्षा की जा रही थी कि हम चाल चरित्र चेहरा बदल देंगे,
चाल चरित्र और चेहरा नहीं, सत्ता तो हासिल हो रही है, लेकिन चाल चरित्र और चेहरे में वो बात नहीं आती जिसमें कि मोहित हो जाते थे लोग ना, जिससे जेल से बाहर आने के बाद में हम लोगों ने सोचा था कि अब दूसरे किस्म का राज होगा, कांग्रेस का वो जो अहंकारी और भ्रष्टाचारी शासन था उससे मुक्ति हो जाएगी। धीरे 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 जो बातें हुई हैं, बहरहाल पहले तो ये कि उनको उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। बाकी भारत के दलों को कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, उनके अपने गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, ये अपने अपने काम करेंगे। पराजय से विचार नष्ट नहीं होता, पराजय से विचार निखरता है। अब आप देख लीजिए डीएमके का जो सिलसिला रहा, जो डीएमके सब द्रविड़ कल्चर की बात करती थी, वहां पर अब हर संभाव का सिलसिला आ गया। ये जो इलेक्ट हुए हैं और जो उनकी जिस तरीके से विजय उनको मिली है, उससे लगता है कि भारतीय संविधान का जो आपका प्रियम्बल है उसको आधार बना के उन्होंने जैसे चुनाव लड़ा है, उसका असर हो रहा है। द्रविड़ जो शासन था वो हमें पूरे देश के साथ मिला हुआ शासन नजर आता है और उसकी अपनी पक्की धारणा है। तो वो सारे दल इस तरह की चेष्टा कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब तो पहले तो उनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि जीत गए जी। लेकिन ये बात तो सही है कि राजनीति एक नई दिशा ले रही है। आदित्य जी आपके पास आना चाहेंगे, क्या लगता है आपको, जो राजनीति में जब भी हम अगर विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो वहां पर जो मुद्दे होते हैं, और इस बार जो चुनावों में मुद्दे रखे हैं, मैं दक्षिण की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उत्तर की बात कर रहा हूं, यहां पर जो मुद्दे रहे वो मुझे लगता है कि शायद मुद्दे गौण हो गए और राष्ट्रीय स्तर पर जो चीजें होनी चाहिए थी उनको सामने फ्रंट में रख दिया गया। ये जो फोकस चेंज हुआ है स्थानीय मुद्दों से, ये क्या अब नई राजनीति के लिए जब अब वो बनाव करेगा, जो मैनिफेस्टो बना करेगा आने वाले वक्त में, उसमें भी आपको लगता है कि आमूलचूल बदलाव लेकर आएगा? जी, एक डायरेक्शन में डेफिनेटली थोड़ा जो रुख है वो इस तरह से बदला है कि हम बात कर रहे हैं जैसे लोकल मुद्दों के नहीं, बिकॉज रीजनल पार्टीज को भी अगर आप देखेंगे धीरे धीरे उनका जो एक पूरा का पूरा जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो रही है या इन वे डिमोलिश हो रही है। क्योंकि मुद्दे तो फोकस में ही नहीं रहे, सिर्फ फेस फोकस में रहा, मुद्दे बिल्कुल डिस्कस ही नहीं हुए, कहीं पे किसी राजनीतिक मंच से भी डिस्कस नहीं हुए। बिल्कुल वो डिस्कस ही नहीं हुए क्योंकि जो नैरेटिव सेट हो गए थे वो इस तरह से हुए थे। अगर आप बंगाल की भी बात करें तो एक तरफ जैसे हम बात करते हैं कि मुस्लिम वोटर्स के बारे में बात की जा रही थी कि जहां तक ममता बनर्जी है, उनकी पार्टी है, उनको एक नैरेटिव ऑलरेडी सेट था और पता भी है कि वो प्रो मुस्लिम उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा था, जो कि 30% के आसपास जो वहां पे वोट बैंक माना गया है। उसी तरह से जो बीजेपी का था, उनका फोकस अल्टीमेटली ये हो गया कि वो प्रो हिंदू या उनके मुस्लिम के जो बाकी के वोट्स थे उनको कंसोलिडेट करने का ये एक नैरेटिव सेट होता गया। तो अगर इसमें आप देखेंगे उसका जो नेट रिजल्ट निकला, ऑब्वियसली बीजेपी इसमें सक्सेसफुल हुई वो लार्जर सेक्शन को कंसोलिडेट करने में, जो कि हिंदू वोट था उसको उस तरह से कंसोलिडेट पिछले अगर आप इलेक्शंस पे देखेंगे उस तरह से कंसोलिडेट नहीं किया गया था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, और बीजेपी इसमें सक्सेस हुई। और कहीं पे ममता बनर्जी ने भी शायद, जहां तक मुझे लगता है कि बीजेपी को अंडर एस्टिमेट किया, या उनका जो कैंपेन था उसमें उनकी प्रोजेक्शन और असेसमेंट यही रही कि उनको एज ए आउटसाइडर देखा गया कि वो कल्चर से मैच नहीं करते हैं। और जैसे शुरू में उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि बीजेपी आएगी तो मछली खाना बंद हो जाएगा। बीजेपी ने उसी स्पेसिफिक उन इश्यूज को अपने फेवर में यूज किया कैंपेन में। जैसे आपने देखा होगा कितने हमारे बीजेपी के कितने नेता की वीडियोस भी वायरल हुई थी जिसमें वो फिश खा रहे थे और सेलिब्रेशंस भी हो रहा था, जहां उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि बीजेपी आएगी। भारी पड़ गई। हाँ बिल्कुल भारी पड़ गई, और उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग देख रहा था एनालिसिस कि जहां मोदी जी ने खाए हैं वहां पे बीजेपी को अच्छा खासा गेन हुआ है उनकी आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो ये डेफिनेटली दिखाता है कि जहां तक स्ट्रेटेजी का सवाल है, जैसे ओम जी ने बात की, बहुत सारे विषयों के बारे में बात की, SIR की, वो सारे विषय डेफिनेटली वो इश्यू स्टैंड करते हैं। लेकिन कहीं पे जहां पे ग्रास रूट लेवल की बात आती है तो बीजेपी का अभी तक कैंपेन लेवल पे, बूथ लेवल मैनेजमेंट पे या आइडेंटिफाई करने पे, वोटर्स की पल्स निकालने में जिस तरह की इनकी स्ट्रेटेजी रही है, या जैसे हमने देखा है कि अमित शाह जी ने वहां पे कितना मोर देन 15 डेज वो वहीं पे कैंप कर रहे थे, मोदी जी ने बैक टू बैक रैलीज की है। तो आई थिंक अगर आप उसके कंपैरिजन में देखें तो कहीं भी हालांकि ममता बनर्जी ने शुरू किया था बट उनके नैरेटिव्स और रिटोरिक्स पे काम नहीं चलता है। डेफिनेटली एंटी इनकम्बेंसी थी उनके पार्ट में, लेकिन बीजेपी को भी देखिए आपकी कितनी स्टेट्स में उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर किया है।
तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं। इससे डायरेक्शन एक बड़ी क्लियर हो रही है कि जहां तक रीजनल पार्टीज हैं या रीजनल मुद्दे हैं वो अभी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव लार्जर लेवल पे सेट हो रहे हैं और उसमें डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज उसमें सारी बाउंड्रीज क्रॉस हो जाती हैं इश्यूज को, और इश्यूज कन्फाइन नहीं रहते हैं स्पेसिफिक रीजन से। तो अब इसका जो फॉल आउट होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और दोनों तरफ से अगर हम देखें, कांग्रेस में जैसे कि जितने ये रीजनल अलाइज हैं वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि डेसिमेट हो रहे हैं, ऑलमोस्ट उनकी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। चाहे वो केजरीवाल जी की बात करें, जैसे हमने आम आदमी पार्टी का देखा है, उससे पहले हम देख लें, और अब टीएमसी का है, उससे पहले हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा है। तो अब ये कांग्रेस चाहे तो इसको अपने एडवांटेज में यूज भी कर सकती है, लेकिन उनका जिस तरह के हमने ट्रैक रिकॉर्ड पीछे देखा है, पिछली हारें जितनी हुई है उनकी, उनसे कोई नए लेसन्स लेके उन्होंने किसी तरह की नई स्ट्रेटेजी नहीं की है। बट अभी ये हाई टाइम है कि कांग्रेस चाहे तो अपने आप को, राहुल गांधी को एक स्ट्रॉन्ग लीडर प्रोजेक्ट कर सकते हैं एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, बिकॉज जो बाकी स्टेक होल्डर्स थे जो क्लेम कर सकते थे, चाहे वो केजरीवाल थे या ममता बनर्जी थे, वो अब उस पिक्चर में एटलीस्ट अभी तो दिख नहीं रहे हैं और नहीं दिखेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, अपने आप को एक पोल सेंटर स्थापित करने का एज ए स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन। बट वो कितना इस डायरेक्शन को, इस चीज को यूज करते हैं, वो देखना पड़ेगा हमें। जी प्रभात। आपने वैसे सही कहा कि जब शुरुआत हुई थी इंडी गठबंधन की तो एक बार नीतीश कुमार का भी नाम सामने आया था, लेकिन वो हमेशा की तरह उन्होंने एन वक्त पर सारी चीजें बदल दी। केजरीवाल का भी आपने जिक्र किया, और ये बात भी सही है कि अगर इस बार ममता बनर्जी यहाँ से जीतती और उनकी चौथा अगर उनका ये टेन्योर अगर शुरू हो जाता, तो मुझे लगता है कि सेंट्रल में एक बहुत बड़ा फेस अगर इंडी गठबंधन का कोई नेतृत्व करने के लिए आते हैं तो सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर ममता बनर्जी आती, जिस पर बाकी जो इंडी गठबंधन के जो दल हैं उनको भी उसमें एकमत होते, वो उन पर किसी को कोई विरोधाभास भी नहीं होता, और एक महिला फेस होने के नाते भी उनको इसका एक वो मिलता है। लेकिन ये पूरा अब तो सारी के सारी गणित बिगड़ चुकी है। प्रमोद जी, क्या लगता है आपको, ये जो बात अभी आदित्य सर ने कही कि इंडी गठबंधन को अब अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, लेकिन इससे एक थोड़ा सा बदलाव ये भी हुआ है कि अब जो पहले 2-3 नाम इन्होंने जिक्र किए थे उन सबको छोड़कर राहुल गांधी को अब एक बार वापस आगे आने का और इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने का मौका मिल गया है। तो ये एक तरह से कांग्रेस के लिए थोड़ा सा फेवरेबल तो ये रहा है कि वापस राहुल गांधी के नाम को कांग्रेस उठा सकती है इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तो अगले आम चुनाव में। चलो बात ही, मैं कई बार इस बात को बोल चुका कि राहुल गांधी के बिना तो इंडिया गठबंधन है ही नहीं, बिना कांग्रेस के। अब भले ही से चाहे अपने आप को इंडिया गठबंधन का नेता कोई भी बोल ले इधर उधर जो भी है, लेकिन जब तक राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में नहीं है, कांग्रेस नहीं है, जब तक इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं है निश्चित रूप से। चाहे वो हालांकि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुए वो 99 में भी हार हो गई है, नहीं, लेकिन इससे क्या, ममता बनर्जी की हार हुई। 15 साल शासन का में आज दूसरी बार शासन करने में पसीने आ जाते हैं। 15 साल शासन करने के बाद अगर वो हार गई इस बार, मतलब क्या हुआ, विपक्ष में बैठ जाएंगे। तो इसमें कोई इनकी कोई ऐसी वो नहीं है, जबकि उन्होंने आज कॉन्फ्रेंस में इस बात को पूरी तरह स्पष्ट किया है कि 100 सीटें मेरी चोरी की गई, लात मारी गई। अब एक 3 बार की मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी लीडर ये कह रही कि मेरे पेट और पीठ में लात मारी गई, और तो ये इसको बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। इसको तो ये भी उन्होंने कहा, सीसीटीवी बंद हाँ ये करना, और इसको अगर नहीं करे तो हमारी न्याय व्यवस्था को संज्ञान में लेना चाहिए निश्चित रूप से, कि वाकई ऐसा हुआ। जब वो इतनी बड़ी लीडर कह रही है इस बात को, अब तो निश्चित रूप से उनकी रिपोर्ट दर्ज करना भी उनको भारी हो जाएगा सारा। जैसे जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उसमें बीजेपी भाजपा कार्यालय में आए और बोल रहे थे, तो ये देखो, ये अलग राजनीति का एक दूसरा चेहरा सामने आ गया है। राजनीति, मतदाता भी बदला है और राजनेता भी बदला है। अब वो वाली बात नहीं थी कि उसको सुनने के लिए 11 अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुनने 10-11 बजे भी लोग बैठ रहे थे, खड़े रहते थे, वो वाली चीज नहीं। अब धीरे धीरे इसकी चीजें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। हाँ, ये अब देखो इंडिया गठबंधन जो बना है इसका, अब राहुल गांधी तो अपने मुद्दों पर, अपनी नीति पर वो चल रहे हैं। अब वो चीज नहीं थी कि पहले नेता, नीति, नियत बताओ। अब तो एंड टाइम पे इन चीजों का पता लगता है कि नेता कौन, नीति कौन, नियत क्या है। एंड टाइम पे वो बदल सकती है। अब बताओ क्या मुद्दा है कि मच्छी खाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अनुराग ठाकुर जैसे नेता जा रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मैं दीदी से 1.5 किलो मछली ज्यादा खा सकता हूँ। ये क्या बताओ,
पब्लिक क्या समझेगी इसको, इसमें गौर इसमें करने क्या वाली बात मैसेज यह जा है रहा कि है। इसी मछली को लेकर तेजस्वी यादव को लपेटा गया था और उसका उसका उनको नुकसान भी हुआ था। आप देखेंगे, आप नहीं, उनको इससे भाषणों में इस्तेमाल किया गया था, वही मछली यहाँ पर कारगर साबित हो गई। हाँ कारगर हुए। अब इसका मतलब ये भी हुआ कि मतदाता भी लालची हो गया, क्योंकि मतदाता को ये फेंका गया कि भाई आपको मछली नहीं खाने देंगे बीजेपी वाले। अब आप देखो जो उन्हीं क्षेत्रों में टीके बिंदी साड़ी से देने से प्रचार शुरू हुआ, अब 8 ग्राम सोने की बात हुई है कि 8 ग्राम सोना देंगे। मतलब कितनी जबरदस्त ये चुनाव में बदलाव आ रहा है कि मतदाता भी लालची हो गया, स्वाद का भी लालची हो गया, आर्थिक रूप से भी अब लालची हो गया। और राजनेता इसलिए उसको लालच भी मांग रहे हैं। शुरुआत तो राजनेता नहीं करी है लालच देने की, नहीं तो पहले कौन है, एक पसीना बहाते थे, पूरी तरह झंडा लेके चलते थे, छोटे छोटे बिल्ले लटका के, मेरे आज भी ध्यान है, हल्दर चुनाव चिंता हो जो सारा, उनको लगा के बच्चे गांव में जाते, पंपलेट भरते, पर्चे। अब वो चीज कहाँ रही है, कुछ नहीं। अब आप एक झंडा पकड़ने के 100 रुपये उसके जेब में नहीं जाएंगे तो झंडा ना पकड़े हो। तो सारी तरह से पूरा हालात सर बदले हुए हैं, पूरी तरह बदल गए हैं। और अब नेता ये बात समझे कि मैं ही शासन करता रहूं, मैं ही पूरी तरह लगा रहा हूं, तो ये नहीं है। अब ये अब और इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी भूल जाए। अब इन्होंने बंगाल जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी का ये सपना आ गया कि हम तो 29 जीत ही गए, निश्चित जीत गए, ये भूल जाए ये मतदाता है, ये कब पलटी खावा दे पता नहीं है। आज जिस तरह से सोशल मीडिया पे राहुल गांधी की वो चल रही है कि भाई इनकी सोच है, ये नेता जो पहले बोल देते हैं वो बात हो जाती है, उन्होंने जो बोलते हैं वो हो जाती है, कि वो कम से कम हार दे जैसे वाक्य हो गए। तो लोग भी समझदार हो गए, लोग समझने लग गए निश्चित रूप से। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि बंगाल में केंद्र ने केंद्र सरकार ने पूरा दबाव बनाया है। इसमें बताओ आप, कोई बंगाल जैसा जहाँ प्रदेश जहाँ कभी 5-10 हत्याओं के बिना वो नहीं होती, तो वो दबाव बनाए वहां पूरा हो गए हैं। तो जब उन्होंने अपराधियों को रोकने का दबाव बनाए, तो इसका मतलब मतदाता भी थोड़ा बहुत डरा बड़ा हिचका होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो ये एक अलग तरह की चीजें हैं। तो जो बार बार जो सत्ता में आ जाना बार बार कि भाई अब हम ही हैं, हम ही अब कांग्रेस मुक्त कर देंगे साहब, इस तरह की जो भाषाएं हैं, बोलने की जो चीजें परिपाटी भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है, अब ये जो चीजें लोगों को चुभने लगी हैं कि साहब ये तो बड़ी इनको घर में आ गई है। अब बंगाल का अलग मैटर था, क्योंकि बंगाल में 15 साल से दी थी है ना पूरी, और वहाँ वहाँ जो है वहाँ इन्होंने हिंदू मुस्लिम हुआ, असम में भी हिंदू मुस्लिम हुआ, इसमें कोई दो राय है ही नहीं निश्चित रूप से। क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा तो सीधा हिंदू सीधा ही बोलते कि इसको रोई रिक्शा वाला मुसलमान आपसे 5 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए दो, ये मुस्लिम शब्द मुस्लिम शुभेंदु यूज अधिकारी करके का भी जो बयान आ चुका है, शुभेंदु अधिकारी का भी बयान आ चुका है कि मुझे मुस्लिमों ने वोट नहीं दिए, हिंदुओं ने वोट आ दिया है। चुका है नहीं, वो नहीं, लगातार वो बोल तो रहे कल हैं। का कल सर काउंटिंग हो रही थी, कल काउंटिंग के दौरान मैं टीवी पे देख रहा था, शुभेंदु अधिकारी इस बात को साफ बोल रहे थे कि अब मुस्लिम वोट खुलने वाले हैं, अब दीदी थोड़ी ऊपर चल जाएगी, फिर उसके बाद में हिंदू वोट खुलेंगे, फिर मैं आगे आऊंगा और अंत में मैं हिंदू वोटों के भरोसे में जीत जाऊंगा। खुला ही बोल रहे थे, सारा खुला ही हो रहा था। तो ये जो चीजें हैं ये देश को एक दिन जो नई पीढ़ी है उसको गर्त में ले जाने वाली चीजें हैं। नई पीढ़ी के मन में जो हिंदू मुस्लिम का एक वो चल जाएगा ना, वो तो फिर देश को यानी निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं। ओम जी, वैसे देखिए एक चीज इन्होंने कही, ये बात सही है, क्या आपको नहीं लगता कि कई बार जो विपक्षी दल हैं उनको अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी होती है, वो भाषणों में उनका जिक्र करते हैं, लेकिन सामने उनके जो दूसरा दल होता है, जो उनका विरोधी होता है, वो उनमें से ऐसी चीजों को पिक करता है, कई बार उनके लिए नुकसानदायक हो जाती है। ममता बनर्जी अगर SIR और मछली इन चीजों से हटकर कुछ और मुद्दों की तरफ डाइवर्ट करती है और उनको उन पर अगर फोकस करती, तो परिणाम कुछ आपको लगता था कि अपेक्षित कुछ और हो सकते थे? गलत जगह पर उन्होंने अपना वक्त खराब किया, स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करते। डॉक्टर प्रभात, ये नहीं, SIR बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 27 लाख लोगों को 90 लाख लोगों के नाम काटे गए जी। एक आदमी का वोट अगर गड़बड़ हो जाता है तो क्या होता है? सीपी जोशी एक वोट की वजह से पराजित हो गए थे, वरना उनका चीफ मिनिस्टर बनने का चांस था। तो ये इसलिए ये लड़ाई तो बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन दीदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि नंदीग्राम में उन्होंने क्या किया था। वो तो माटी मानुस और ये सब लेकर के कैसे लेफ्ट फ्रंट पे अटैक किए थे, लेफ्ट फ्रंट को जमींदोज कर दिया था उन्होंने। तो उसी तरीके से
वो दृश्य मुझे, वो सारे दृश्य याद आ रहे हैं आज के, वो वैसे के वैसे दृश्य इधर इधर हो गए। अब देखिए मुश्किल ये है कि मुझे सिर्फ एक बात बहुत अजीब लगती है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बहुत प्रभावशाली हुआ करता था, वो उसमें कहीं पर भी हल्कापन नजर नहीं आता था। आजकल वो खामोश रहता है, वो खामोश रहना बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। वैसे इन सारे चुनावों की सबसे बड़ी उपलब्धि विजय है, जो भारतीय संविधान और भारतीय समाज को जोड़ने और एक करने की बात करता है, उसमें उसके लोगों ने सपोर्ट किया, और ऐसी जगह सपोर्ट किया जहां जहां कोई संभावना ही नहीं थी। यानी डीएमके के रहते हुए, एडीएमके के रहते हुए वहां पर दबाव होने के बावजूद आप ऐसा बना देंगे कि सर्वधर्म संभाव है, माँ अगर उनकी हिंदू है तो पिता उनके ईसाई हैं, ऐसा कुछ सारे सिलसिले बने, और यही सब बोलते हुए, और लगातार वो पिछले साल भर से काम कर रहे थे। लेकिन जो मीडिया है जिसकी आदत ये हो रही है कि जो कमर्शियल एटीट्यूड बन गया कि जो चीज बिकती है उसको बेचो, पहले उसको बेचो बाद में देखेंगे, साल भर से वो आदमी लगातार काम कर रहा है। और उसकी फिल्म जो सरकार आई थी वो कमाल की फिल्म थी, जिसने कि इन सारी धांधलियों को एक्सपोज किया है, चुनावों की धांधलियों को एक्सपोज किया है, और उसके बाद में वो इतना पॉपुलर हुआ है, हर जगह उसका फैन क्लब बना हुआ, फैन क्लब उसका वैसे ही जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का वो जो पत्र क्या कुछ कहते हैं, वो जो नाम दर्ज करके जो करते कराते हैं, वो उस तरीके से उसका फैन क्लब है। उस फैन क्लब में पूरे 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 तमिलनाडु को प्रभावित कर लिया, और सारी सीटों पे उसने अपने उम्मीदवार खड़े किए, और उम्मीदवार खड़े करने के रेस्पॉन्स देखिए आप, शासन ना मिला हो लेकिन रेस्पॉन्स मिला है। रेस्पॉन्स उत्तर को सिखा रहा है कि तुम विविक्त हो रहे हो, हम जोड़ रहे हैं। ये एक अलग किस्म का जो दृश्य बन रहा है। अब आने वाले वक्त में लीडर लगेगा विजय, और अगर इसके साथ में राहुल गांधी पहले जुट जाते, जैसा कि वो कोशिश में थे, लेकिन जो कांग्रेस के पुराने पंडित हैं उन्होंने कहा कि ना ये सब मत कीजिए आप, ये करेंगे तो और अभी यहाँ भी पिटाई हो जाएगी, ऐसा सोचते थे वो। लेकिन अगर जुड़ जाते और रेस्पॉन्स ये आता जो आ गया है तो उसके बाद में दृश्य कुछ अलग नजर आता। बहरहाल मेरा ऐसा ख्याल है कि इन 5 चुनावों से सारे दलों को सीखना चाहिए, और ये जो आप रेवड़ियां बांटते हैं, बजट में बांटिए ना रेवड़ियां, बजट में कहिए कि हम महिलाओं के लिए हम ये करते हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव के वक्त में आप घोषणाएं करते हैं और वो कुछ दे देते हैं और कुछ नहीं देते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा सीखने की और समझने की जरूरत है। शायद मेरा ख्याल है कि अब मतदाताओं के ठीक से समझ में आ जाएगी, ये देखो कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। आदित्य जी, क्या लगता है एक मिथक और था कि वन साइज फिट्स ऑल, ये रणनीति का हिस्सा हुआ करता था जो राजनीतिक दल इस्तेमाल करते थे, ये नैरेटिव भी और ये मिथक जो है वो भी टूटा है इस बार जो परिणाम आए उसमें। हाँ, जैसे ओम जी ने कहा है, जैसे विजय का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और वो बड़ी होप जनरेट करता है आज के इलेक्शन सिनेरियो में, जिन सर्कमस्टांसेस में वो जीते हैं और जिस तरह की पॉलिटिक्स करने का वो प्रॉमिस कर रहे हैं। आगे वो क्या करते हैं खैर वो हमें देखना है। हाँ। लेकिन जिस तरह के उन्होंने इश्यूज रेज किए हैं और जिस तरह से वो लेते आए हैं, उन्होंने बिल्कुल इक्वालिटी की बात की है और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने की बात वो हमेशा करते आए हैं, सबके राइट्स की बात करते हैं। तो उससे तो एक उम्मीद तो हमें डेफिनेटली बंधी है कि, और ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि सिर्फ एक पोलराइजेशन करने से ही इलेक्शन शायद आगे नहीं जीते जा सकेंगे। और साउथ की स्टेट्स भी इस बात को सब्सटेंशिएट भी करती हैं और एंडोर्स करती हैं कि सिर्फ पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बहुत टाइम तक ये मुद्दे एनकैश नहीं किए जा सकेंगे आने वाले टाइम में। और जहां तक विजय जी के फॉलोअर्स हैं या उनके जितने वोटर्स हैं, आप देखेंगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस उनका यंगस्टर्स में है। वो सुपरस्टार तो है ही, यंग वोटर जो फ्यूचर है, इससे एक क्लियर इंडिकेशन ये भी मिलती है कि जो हमारे यंग वोटर्स हैं वो इन इश्यूज को शायद उतने डेफिनेटली इतने अच्छे से लैपअप नहीं करेंगे जो शायद 40 प्लस या उसके बाद की जनरेशन वाले करते हैं। उनके इश्यूज के लिए मुझे लग रहा है सब पार्टीज को, इवन मेन स्ट्रीम पार्टीज को भी खुद को रीइन्वेंट करना पड़ेगा और उनके पेज पे आके, जो उनके लेवल पे आके उनके इश्यूज को समझना पड़ेगा। जो डेफिनेटली मुझे जो लगता है, जो इस विजय की इनकी इतनी अनप्रेसिडेंटेड इनकी जो विक्ट्री हुई है, इतनी ज्यादा सीटें इनको मिली हैं और पहली बार में जो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ एक अपनी सक्सेस ली है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि सारी की सारी पार्टीज को, इंक्लूडिंग
मेन स्ट्रीम पार्टीज, चाहे वो रूलिंग पार्टीज हैं, उनको अपनी स्ट्रेटेजीज में इन मुद्दों को आने वाले टाइम में डेफिनेटली लाना ही पड़ेगा, अगर इनको बिल्कुल। लॉन्ग टर्म में और फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट करना है और अपने आप को बनाए रखना है। आपने सही कहा। देखिए, इतने दशकों का वहां पर जो द्रविड़ों का राज था, उनको सिर्फ 2 साल, पिछले 2 साल की मेहनत, बहुत ज्यादा लंबी मेहनत भी नहीं है यहाँ पर विजय की, अगर हम देखते हैं तो। और उन्होंने पूरी अपनी जो और ये इमेज जो थी फिल्म की, जो ये कहें कि करियर, फिल्मी करियर पूरा उन्होंने दांव पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से सीधा इधर शिफ्ट होऊंगा। इससे पहले अगर हम द्रविड़ के दूसरे नेताओं की बात करें तो वो राजनीति में भी रहते थे और फिल्मों में भी काम करते थे, पैरेलल दोनों नावों की सवारी करते थे। लेकिन उन्होंने राजनीति से पूरा त्याग देकर ये समर्पण दिखाया लोगों के बीच में कि मैं राजनीति में आ रहा हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए आ रहा हूं, पूरा राजनीति आपके लिए ही करूंगा। प्रमोद जी, समय कम है लेकिन आपके पास आना चाहेंगे। अब जो सारा सवाल खड़ा हो रहा है, कहा जा रहा था कि इस बार का जो चुनाव है ये एक तरह से लिटमस टेस्ट है 2029 के लिए। अब आपको क्या नजर आता है 2029 का भविष्य, और क्या संकेत आपको मिलते हैं उसमें? देखो, 2029 का भविष्य अभी तय नहीं हो सकता। अभी आप ये देखिए कि अभी 27 में फरवरी मार्च में पंजाब के चुनाव हैं, उत्तराखंड के चुनाव हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। अभी ये चुनाव है, देखो यहाँ पब्लिक क्या रुख बनाती है। अगर कोई इस बात को समझ ले कि बंगाल जीतने के बाद में हम जीत गए 2029, तो ये अलग चीज है। अब आजकल एक नया वो चीज तय हुई है, ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज अखबार में देख रहा था इंग्लिश के उसमें कि वहां पेड वर्कर करे इन्होंने, जो 5 जो अमित शाह उनके साथ 5 जो लोग लगे बंगाल में, अमित शाह, भूपेंद्र यादव, बंसल जी हैं, ऐसे जो मालवीय है, तो इन्होंने पेड वर्कर लगाए सारे। तो सबसे पहले इन्होंने ममता बनर्जी के पाड़ा क्लबों पर हमला किया। पाड़ा क्लब मोहल्ला क्लब है, वहाँ 1 लाख क्लब है, जिनको 5,000 करोड़ रुपए ममता बनर्जी उन्होंने, सरकार ने उनको दिए थे, जिसमें महिलाओं गतिविधि, युवाओं की, बुजुर्गों की सारी गतिविधियां हैं। किसी की शादी हो रही है गरीब की, उसमें भी पैसे वो देते रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने पाड़ा क्लब के सदस्यों को अपनी तरफ लिया। कैसे खींचा? ऐसे नहीं कोई दबाव में, वही उन्होंने भी उनको आर्थिक लाभ दे करके वो पाड़ा क्लब ध्वस्त किए सारे। तो ये रणनीति कोई बंगाल जीतने के लिए इन्होंने, इसमें कोई दोहराए नहीं, मेहनत की, मेहनत करके गए। हो सकता है कुछ सीटों में इधर उधर करा, और थोड़ा बहुत जो काम था, जो 27 लाख वोट कर गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि अगली बार देख लेंगे, वो वोट 27 लाख वोट कम नहीं होता, 27 लाख वोट बहुत ज्यादा होते हैं। आज एक वो द्रमू का भी आप बता रहे थे ओम जी भाई साहब, कि सीपी जोशी जी 1 वोट से आ रहे, द्रमू मंत्री भी आ रहा है इस बार भी, द्रमू का एक मंत्री 1 वोट से आ रही है, वो भी 1 वोट से आ रहे हैं। और इसी तरह देखो उन्होंने, अब जो तमिलनाडु में आप जाए तो अभिनेता है, अब अभिनेता का देखो चार्म तो शुरू से ही रहा है ज्यादातर मामलों में। अमिताभ बच्चन ने हेमंती नंदन बहुगुणा जैसे लीडर को इलाहाबाद में परास्त किया था, आपने देखा होगा। तो इन्होंने भी, विजय जो है, इन्होंने भी अपने विजय फैंस क्लब बने हुए हैं, तो उसमें वो जो युवाओं की पूरी टीम है। अब यूथ ही तो वोट निकाल के लाता है, अब यूथ नहीं है तो वोट निकाल के लाना, वोट प्रमुखों की तरह उनको बना बनाया पूरा संगठन मिल गया था वहां पर। हाँ, ये पन्ना प्रमुखों की तरह ही वो पाड़ा क्लब में मिल गए सारे। ये नाम भूल रहा था मैं, पन्ना प्रमुख नहीं बने अभी वहां बंगाल में। ये बात अलग बात है कि बूथ पे पन्ना प्रमुख नहीं बने हैं, लेकिन उन्होंने इसका यूज कर लिया, जो पाड़ा क्लब, मोहल्ला क्लब, पाड़ा मतलब मोहल्ला है अपनी, उसमें उनको उन्होंने यूज किया पेड करके। और विजय जो तमिलनाडु में थे, उनके भी फैंस क्लब। तो आपको हर जगह टीम बनानी पड़ेगी, नीति सिद्धांत मुद्दे वुद्दे कुछ नहीं, ये नहीं होते आजकल। तो मेरे को ऐसा लग रहा है सारा आर्थिक लाभ चल रहा है, कोई ऐसी बड़ा कोई मुद्दा वहां घर घर आओ कि साहब इसको चल जाए, ये हो जाए। अब वो चलता तो फिर SIR चलता ना, ममता बनर्जी ने बड़े स्ट्रॉन्गली उसको उठाया था, वो चला ही नहीं, बिल्कुल आगे जाके गुस्सा हो गया, मछली आ गई, कभी क्या आ गया कभी क्या। तो ये चीजें सर अलग चीज हो गई है। अब तो आपके पास टीम होना जरूरी है, और टीम सशक्त टीम जब आपको 1-2 साल में वहां तैयार करनी पड़ेगी, मोहल्ले स्तर पे भी, जब लगातार उनसे जुड़ाव भी जरूरी है। ये बात सही है कि अब लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी अलग तरीके से काम करती है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी अलग तरीके से काम करती है। लेकिन इस बार के चुनाव ने ये जरूर साबित कर दिया है कि राजनीति को
सामने वाले का कितना मादा है उसके अनुसार तय करना जरूरी हो गया है। स्थानीय मुद्दों को भी फोकस करना होगा। दक्षिण और उत्तर की राजनीति एक दूसरे से सबक ले सकती है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि राजनीति का वो दौर वापस लौट कर आए जिस दौर की आप तीनों ने यहाँ पर बात की थी, कि अब वो दौर चाल चरित्र और चेहरे को लेकर जो बात की जाती थी, लोग घंटों बैठे रहते थे अपने नेता के इंतजार में। मुझे लगता है वो दौर वापस लौट कर आ जाना चाहिए। और ये मेरे ख्याल से ये वो हाइब्रिड दौर चल रहा है जिसमें एक राजनीति एक नए बदलाव की तरफ जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए बदलाव अच्छा हो आने वाले वक्त के लिए, अच्छे संकेत लेकर आए राजनीति के नजरिए से भी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खास खबर में इतना ही। नमस्कार।